हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराऊंगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लास 10th वाले बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा क्लास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। और ये मैं एक वॉरियर सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसमें आपको पूरे चैप्टर्स कवर होंगे, मतलब विद इन 2 मंथ्स के अंदर, विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर आपके, यानी आपके मैं बोलूँ सितंबर तक आपके सारे कोर्स कवर हो जाएगा साइंस का, ठीक है। और विद नोट्स के साथ, आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा नोट्स दूंगा मैं जो आपके बोर्ड के लिए सफिशिएंट होगा। क्लास 10th वाले डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा विद क्वेश्चंस के साथ। ये पार्ट 1 है आपका। आपको पूरा पीडीएफ नोट्स, जब मैं ये पार्ट 2 में खत्म होगा, 2 पार्ट में खत्म होगा ये चैप्टर, तो पार्ट 2 में उसको, उसमें पार्ट 2 वाले वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। मैंने टारगेट किया है 95 प्लस, बट आप मुझे 99 100 मार्क्स ला के दिखाओ, 100 भी ला के दिखाओ, 99 भी ला के दिखाओ, यानी 95 प्लस से ला के मुझे दिखाओ, ठीक है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं शंकर मिश्रा और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं फ्रॉम केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स से मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेजुएशन कर रहा हूं, यानी कि बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स से मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने क्लास 12th में 96.2 स्कोर किया था 2020 के एग्जाम में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, आपको कुछ भी क्वायरी हो ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे @शंकर मिश्रा यहाँ पे लिख लो, शंकर मिश्रा 9897 पे मैसेज करना। यदि कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी कुछ भी हो, या चाहे स्टडी रिलेटेड, चाहे कुछ भी आगे के फ्यूचर के रिलेटेड या फिर 11th 12th के रिलेटेड, तो कुछ भी हो तो मुझे मतलब वहाँ पे मैसेज करना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, हमें इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं इस चैप्टर के बारे में, देन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने हैं, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, हम किस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कोरिजन और डेंसिटी, ये दो जो पार्ट है ये है हमारे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का पार्ट है जो हमारे डेली लाइफ में होता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट वाला पार्ट है। अब हम आज के वीडियो में बस इतना करेंगे, इतना, यानी कि इन 4 टॉपिक्स आज करने वाले हैं और कल भी 4 टॉपिक ही हो जाएगा। ये 3 टॉपिक और एक टॉपिक हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर, वो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एक चैप्टर है जो हमारा आपका है केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आई लव केमिस्ट्री, सो मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है कि हमने केमिकल और फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा। आपने क्लास 7 से ही है फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है, तो क्लास 7 से ही आप में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो आपने पढ़ा होगा। फिजिकल मैं बता देता हूँ फिर भी, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होते, बट केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म हो जाते हैं, तो ये होते हैं आपके केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपने ये वाटर लिया, आप वाटर लेते हो, उसको फ्रीज करके आप आइस में कन्वर्ट करते हो, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, बताओ मुझे। सोचो पहले किस टाइप का चेंजेस है। तो ये है भैया आपका फिजिकल चेंज, ठीक है, ये आपका फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंसेस तो फॉर्म ही नहीं हो रहा, आइस को फिर से आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें कोई क्या न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ है, क्या न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंजेस का एक एग्जांपल, जो कि है आपका, आपने लकड़ी देखा होगा, लकड़ी को जब आप जलाते हो, लकड़ी को जब मान लो ये लकड़ी है, इसको जब जलाते हो, ठीक है, तो इसको जब जलाओगे तो क्या होगा, इसमें से ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, यानी राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक देखो, अब लकड़ी से आपका ऐश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये ऐश में कन्वर्ट हो गया, मान लो ये ऐश है और मान लो ये लकड़ी है, ठीक है, ये वुड है, तो ये न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ है एक, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन हुआ है, कंबशन रिएक्शन हो गया है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इस सब के बारे में, तभी भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा। तो लेकिन हमें ये, और एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है आपका, तो वो केमिकल चेंज हुआ है, वहाँ पर कुछ केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया था कि वुड से ऐश में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब जहाँ पर भी केमिकल चेंजेस होता है, हम कहते हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जहाँ पर भी केमिकल चेंजेस होता है बच्चों, वहाँ पे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ये आज हमें यही पढ़ना है, ठीक है। और एक्चुअली में व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले
और हमें कैसे पता चलेगा कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ एक एग्जांपल से। ये आपका एनसीईआरटी का फिगर 1.1 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्लेस किया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक टोंग से क्या पकड़ा हुआ है? मैग्नीशियम रिबन। टोंग क्या होता है बच्चों? टोंग होता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। ठीक है, मतलब एक आपको जब यदि आपके यहाँ केमिस्ट्री लैब होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मतलब देखने को मिलेगा क्या टोंग। ठीक है, तो ये जो होता है इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है और यहाँ पर ये बर्नर है। बर्नर आपको लैब में मिलेंगे, लैब में आपको देखने को मिलेंगे। ये एक चाइना डिश कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो ये एक वॉच ग्लास कह सकते हो। ठीक है, तो जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक इस तरीके का मान लो बीकर कुछ भी। ठीक है, तो ये वॉच ग्लास है और इसको जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्नर में, जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्नर में क्या किया, जलाया, तो ये कन्वर्ट हो गया एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये देखो ये पाउडर टाइप का कन्वर्ट हो रहा है। ये पाउडर जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि मैग्नीशियम रिबन से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सब के देखो यहाँ पर है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे ये वाला रिएक्शन प्रोसीज हो रहा है, MgO2 गिव्स आउट MgO। ठीक है, तो यहाँ पर Mg जब मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, एयर में या फिर ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना दिया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो यही है आपका, देखो जैसे ये मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम और ये MgO। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहीं से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये जो है ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये हमने जो मैंने अभी लिखा है ये एक केमिकल इक्वेशन है बच्चों। और ये पूरे प्रोसेस में, ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम रिबन जला है एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये बना दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए चलते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो मैंने जैसे बताया कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया अभी लिख के कि जब Mg+O2 गिव्स आउट MgO, तो ये एक केमिकल इक्वेशन हो गया, पर पूरा प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो आज हम यही पढ़ते हैं, चलिए। ओके, सो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ O2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस यानी कि न्यू सब्सटेंसेस यानी कि प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस प्रोडक्ट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट्स है उसके प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग फॉर्म होता है रिजल्ट में, उसे जिसमें उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स भी होता है रिएक्टेंट में, तब उससे क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसमें बताता हूँ यहाँ पर आपको। Mg+O2 गिव्स आउट, यहाँ पे लिखा तो हुआ है देखो एग्जाम्पल में, Mg+O2 गिव्स आउट 2 MgO, यानी कि ये तो बैलेंस किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन देखो। ठीक, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन मान लो, ये मैग्नीशियम रिबन मान लो, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमने रिएक्ट करवाया तो ये बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भैया ये मैग्नीशियम रिबन था और ये बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि पाउडर फॉर्म में बन गया है। तो ये भैया न्यू सब्सटेंसेस बना है। ये देखो ये जो है ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। जो आपके केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं यानी कि Mg और O2, ये आपके रिएक्टेंट हो गया। जो फाइनली बन जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट बना है और जो रिएक्टेंट था वो बिल्कुल बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट बनता है, मतलब बिल्कुल इसका जो प्रॉपर्टीज रहता है ना, रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज जो होता है वो बिल्कुल अलग रहता है प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो दोनों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं बिल्कुल सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो यहीं पे यही बोला गया है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेज यानी कि जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि जो रिएक्टेंट वाले जो प्रॉपर्टी होता है उससे बिल्कुल अलग होता है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द रिएक्शन। अब ये बनता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का कुछ बॉन्ड टूटते हैं और जब बॉन्ड टूटते हैं मिलते हैं और इसके बाद क्या बनता है, हमारा न्यू प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? क्या न्यू आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बता देना। इसके वीडियोस पहले भी आ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के, बट वो मुझे लगा था वो सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ न्यू पीपीटी, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ न्यू वीडियो फॉर यू। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है ना बच्चों, तब उसमें स्टेट में चेंज होता है। स्टेट चेंज मतलब यहाँ पे देखो, जैसे मैं बोलूँ
कि ये जो मैग्नीशियम था यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम रिबन जो था ये सॉलिड फॉर्म में था, और ये O2 गैस जो था ये गैसेस फॉर्म में था, ठीक है, एयर या फिर O2 गैस गैसेस फॉर्म में था। जब हमने यहाँ पर हीट दिया रिएक्शंस करवाते वक्त, यानी कि जो हमने बर्नर में जब जलाए थे तो हीट ही तो दे रहे थे, तो हीट जब दिया तो ये बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया सॉलिड और गैसेस मिलके एक सॉलिड बना रहा है, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ है ना। स्टेट आपके कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये एस फॉर सॉलिड, यहाँ पर ये जो होता है ना ये सिंबल एस सॉलिड, जी गैस, एस सॉलिड, यहाँ पे फिर एल लिखा रहेगा तो लिक्विड, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें भी टेंशन करने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। जिसका जो 9th क्लास नहीं अच्छे से पढ़ के आए कोई टेंशन मतलब, सब यहाँ पे अच्छा होगा। कलर भी चेंज हो जाता है कभी कभी कलर चेंज हो जाता है। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे है, होता यहाँ पे है नहीं, बट मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम का रेड कलर है, मान लो सपोज करना, ठीक है, मैग्नीशियम का रेड कलर है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये व्हाइट कलर का पाउडर बना देता है। तो यहाँ पर कलर भी तो चेंज हुआ है, ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर भी तो चेंज हुआ है, तो यहाँ पर इसी तरीके से कोई से रिएक्शंस में कलर भी चेंज होते हैं। किसी गैस में इवोल्यूशन होता है गैस का, गैस समझ रहे हो, यानी कि MgO बना ही है यहाँ पर। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाता है, तो यहाँ पर कभी गैस भी बनते हैं, इवोल्यूशन होता है, ठीक है, निकलते हैं उसमें से, बाय प्रोडक्ट कह लो, उस बाय प्रोडक्ट में आपके गैस भी निकलते हैं। कभी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, कभी टेम्परेचर भी चेंज होता है। जब आपका केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो आपके टेम्परेचर भी चेंज होते हैं, जो टेम्परेचर इसको चाहिए होता है वो टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है, तो वहाँ पे कभी चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिलता है, ठीक, अंडरस्टूड और नॉट। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोला कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं वो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे उसमें Mg और O2 था। जैसे प्रोडक्ट होते हैं जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं केमिकल रिएक्शंस में, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, दैट इज MgO। समझ में नहीं आ रहा तो बता दो मुझे कमेंट करके कि सब्सटेंसेस, ध्यान से सुनो, सब्सटेंसेस ऐसा पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो कि पार्ट ले रहा है आपका केमिकल रिएक्शंस में, जो कि आपका पार्ट ले रहा है किसमें? केमिकल रिएक्शंस में, उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। एग्जांपल Mg और O2 इज अ रिएक्टेंट। क्या है आप भैया? रिएक्टेंट। कभी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको पूछ लेंगे कि आप रिएक्टेंट बताओ, प्रोडक्ट बताओ, और आपको 1 मार्कर रहेगा। तो आप कैसे करोगे? कभी आपके MCQs में भी आ जाते हैं, या फिर आ सकते हैं कि आपको एक आपको क्या दे दिए जाएंगे, आपको एक इक्वेशन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको पूछ लेंगे कि इसमें से रिएक्टेंट बताओ। आपको 4 ऑप्शंस दे दिया जाएगा, आपको सही ऑप्शन टिक करने होंगे। तो किस तरीके से टिक करोगे? जब आपको पता रहेगा तभी तो कर पाओगे। तो जो भी सब्सटेंसेस आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसे हम कहते हैं क्या? रिएक्टेंट। जैसे Mg और O2, ठीक है। प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंसेस जो फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि जो RHS में होते हैं, आपके राइट हैंड साइड में होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आते हैं आपके प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज MgO। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो चले आगे। ओके, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अब भैया अब दूसरा टॉपिक आ गया केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने बोला था कि रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमने ये रिप्रेजेंट किया है इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जिसमें न्यू सब्सटेंसेस मिलके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि आपके न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो हम जो आपके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिलके एक न्यू सब्सटेंसेस बना रहा है, उसे हम कहेंगे, ये पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल इक्वेशन क्या होगा? ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसको प्रोसेस से मतलब नहीं है केमिकल इक्वेशन को, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से मतलब है कि किस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज केमिकल इक्वेशन। समझ रहे हो ना? अभी मैं और बताऊंगा अच्छे से। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये याद रखना कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? केमिकल रिएक्शन का। वेयर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर शोन बाय देयर सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। हमें वहाँ पर क्या करना होता है कि हम जो रिएक्टेंट होते हैं जो आपके LHS में होते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं आपके RHS में होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? सिंबल और फॉर्मूला से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन करवाते हो आप, तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि आपके NaCl यानी कि आपके सॉल्ट देता है। दिस इज अ कॉमन सॉल्ट which we used in your home।
दिस इज अ कॉमन सॉल्ट विच वी यूज इन योर होम, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पर कि ये न्यू, अब यहाँ पे सोडियम है, हमने ये सोडियम को से सोडियम और क्लोरीन ये सब ना लिख के हमें ऐसे लिखना होता, यदि ये केमिकल इक्वेशन नहीं होता तो हम ऐसे लिखते, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड होता, ठीक। तो यहाँ पर सोडियम को हमने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि सोडियम का हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से, ठीक है। तो Na और क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl से। तो हमें अब सोडियम क्लोराइड यानी कि दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे NaCl बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट यूज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर ये भी हो सकता था कि आप जैसे कि मान लो यहाँ पर जैसे मान लो Na है, सोडियम है, ठीक है, इसको आप बोल देते कि मतलब ये सब भी यूज़ कर सकते हो आप, स्टेट भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, वो भी आपके केमिकल इक्वेशन में ही आएंगे कि ये, क्योंकि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ठीक है, तो कौन कौन सा सब्सटेंसेस कौन सा क्या क्या है, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, यदि समझ में आया तो कमेंट कर दो भैया बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ठीक, आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल बैठ के आराम से पानी पियो और समझो, ठीक। अब आपका आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में आप क्या फ़र्क समझते हो? जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ Mg + O2 गिव्स आउट MgO, यदि मैं बोलूँ दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो क्या सही है? और यदि यहाँ पर ये बोलूँ तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब कैसे? अब मैं बताता हूँ। देखो, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इन विच, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, ये याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट यानी कि चाहे Mg हो चाहे O2 हो, ठीक है, अलग अलग है, चाहे Mg हो चाहे O हो, ठीक है। तो ईच एलिमेंट का इन द रिएक्टेंट साइड में इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, Mg या फिर O या फिर Mg या फिर O, ठीक है, कुछ भी हो, इन द इक्वल टू द रिएक्टेंट साइड में इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब तक आपका नंबर ऑफ एटम्स की सभी एलिमेंट का जो भी आपके रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जो उसके नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उसे तब तक हम उसे क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। यदि ये बैलेंस्ड हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तभी हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड है ये केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Mg है प्लस O2 है, गिव्स आउट MgO है, ठीक। यहाँ पर Mg का आपको 1 नहीं दिख रहा, बट हम मान लेते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये 1 यानी कि इसका नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1 है रिएक्टेंट साइड में। O का, ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। Mg का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, और यहाँ पर Mg का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये बैलेंस है, यहाँ पे 1 2 फिर 1 1, यहाँ पर तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए था। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें। ऑक्सीजन को जो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, देखो ऑक्सीजन को यदि हम बैलेंस करेंगे, मान लो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 एटम्स है, ठीक है, 2 एटम है, यहाँ पर भी हमें 2 एटम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ पे स्पेस की दिक्कत आ गया था। कभी भी हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर एटम्स नहीं लगाएंगे, ठीक, हमें लगाना पड़ेगा इसके जस्ट बिल्कुल बगल में, ठीक है, जस्ट इसके बिल्कुल बगल में, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने क्या किया, बैलेंस किया 2 केमिकल, 2 यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, मैग्नीशियम का 2 एटम हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का तो 2 एटम ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम का 1 एटम है ना, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे मैग्नीशियम का 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। बोलो समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया समझ में? बोलो। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स आउट MgO, तो जब ये बैलेंस होगा तो 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। अंडरस्टूड और नॉट? तो दिस इज द बच्चों, दिस इज द केमिकल इक्वेशन जो कि हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया कि मैग्नीशियम का 1 एटम था पहले, फिर ऑक्सीजन का तो 2 एटम था, बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ 1 प्रोडक्ट था और मैग्नीशियम का 1 प्रोडक्ट था, और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट था। यहाँ पर सॉरी मैग्नीशियम का यहाँ पे 1 एटम
ऑक्सीजन का 2 एटम, मैग्नीशियम का यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो बैलेंस तो नहीं है, हमें बैलेंस करके लिखना है। यदि बैलेंस करके नहीं लिखोगे तो आपके नंबर काट ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 लगाया, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया। अब जब हम यहाँ पे लगा रहे तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम का 2 एटम बन गया। अब मैग्नीशियम का 2 एटम बन गया, तो सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 2 पुट किया। समझ में आ रहा है? समझ में आया नहीं आया? और भी जब क्वेश्चन करेंगे ना, जब रिवीजन करेंगे, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, चलिए चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का में आते रहते हैं, तो ये आप देख लो ध्यान से कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? तो इसीलिए जरूरी होता है भैया, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा नहीं पढ़ा है? 9th में शायद पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें ना ही मास डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी कि जो दोनों मास जो नहीं खत्म होते हैं, या ना ही मास कोई, यानी कि ना ही आपके मास बनते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ट्रांसफर होता है आपके एटम्स का। ठीक है, दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। अब जो टोटल मास होगा, टोटल वजन होगा किसी भी एलिमेंट का जो कि प्रेजेंट है आपके प्रोडक्ट साइड में ऑफ द केमिकल रिएक्शन में, इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे आपके रिएक्टेंट साइड में। इसका मतलब ये है कि मास तो, यानी कि आपके जो मास होंगे नहीं बनेंगे, ना ही आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से आपको अपने मास को बैलेंस कर सकते हो? बैलेंस करके कर सकते हो, बैलेंस करके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास से का मतलब, इससे ये हमें पता चलता है कि जो मास होंगे सारे एलिमेंट्स के जो कि प्रोडक्ट साइड में हैं, वो बराबर होना चाहिए। जितने भी मास है वो आपके जितने भी मास है आपके रिएक्टेंट, जितने भी मास होंगे किस सभी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में, उस सब दोनों मास बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तब क्या होगा? आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ये, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके रिएक्टेंट साइड में वो इक्वल हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में। तभी क्या होगा? कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होगा? आपका बैलेंस्ड हो सकता है। अदरवाइज आपका कोई भी केमिकल रिएक्शंस यदि बैलेंस्ड नहीं है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उससे वो क्या होगा? केमिकल इक्वेशन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट बताओ। तो किसी भी अब इतना समझ लो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम इसीलिए बैलेंस करते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, क्योंकि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो मास तो नहीं बनते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी होगा कि जब आपका एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आपके रिएक्टेंट साइड में है उसके मास, और जितने भी एलिमेंट आपके प्रोडक्ट साइड में है उसके मास, दोनों के मास बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके रिएक्टेंट साइड में जब बराबर हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड में, तभी बैलेंस्ड हो सकता है। तभी आपका क्या होगा? मास बराबर होगा दोनों साइड, और तभी आपका केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड होगा। सो इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करके रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। अब आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अभी तक आपने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ा, लेकिन आपने स्केलेटल के बारे में नाम भी नहीं सुना। तो भैया स्केलेटल का मतलब है अनबैलेंस्ड। स्केलेटल मीन्स अनबैलेंस्ड। अंडरस्टूड और नॉट? तो स्केलेटल का मतलब क्या होता है? आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप समझ गए, आप तो समझ गए जो बैलेंस्ड नहीं होगा, अंडरस्टूड? जैसे आपका क्या हो गया? Mg+O2 गिव्स नॉट MgO। अब मैं बार बार यही वाला रिएक्शन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको आपको इक्वेशन तो याद हो जाए, आपको एक इक्वेशन तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए
व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लो, बिकॉज कभी कभी पूछ ले जाते हैं, आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उस तरह से आपको स्केलेटल वाले पे टिक करना है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे ईच एलिमेंट का, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो आपके प्रोडक्ट साइड में होगा, वो बराबर नहीं होगा, आपके एटम्स बराबर नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ, अब यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे आयरन है, यहाँ पे Fe जो है आयरन है, जब रिएक्ट करेगा H2O से तो Fe3O4 बना लेगा, फिर एक ऑक्साइड बना लेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हुआ है, लिबरेट हुआ है। देख लो, इसे ही कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर Fe का एक एटम है, देखोगे ध्यान से, Fe का एक एटम है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में Fe का 3 एटम है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर Fe का 3 एटम है, यहाँ पर Fe का एक एटम है, तो ये तो बैलेंस यहीं से नहीं हुआ। ठीक है, तभी भी देखते हैं H2, यहाँ पर H का हाइड्रोजन का दो एटम है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो बिल्कुल बैलेंस्ड है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 एटम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो बैलेंस्ड ही नहीं है, तो दिस इज अनबैलेंस्ड, दिस इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड? यहाँ पर आप दूसरा एग्जांपल Mg वाला भी लिख सकते हो, ठीक, ये वाला इस तरीके से लिख सकते हो विदाउट बैलेंसिंग। ओके, आप इसको बैलेंस ना करके ऐसे करके लिख सकते हो। अंडरस्टूड? अब देखो, ये एक आता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करेंगे भैया। आप जैसे हमने इसी को लेके चलेंगे, इसी वाले इक्वेशन को लेके चलेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो, हमने ये ले लिया, एक केमिकल इक्वेशन ले लिया, Fe + H2O Fe3O4 + H2। ठीक है, तो राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनाओ। ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ किस तरीके से, आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि इस तरीके से ही आपको करनी है। तो देखो, आपको क्या करने होते हैं, मैं आपको बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेबल। जब आप करोगे ना ढेर सारे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से करोगे। आपको मन में ही आपको कर लोगे कि इस तरीके से हमें करना है, यहाँ पर इतने सारे एटम्स यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आयरन हमने ले लिया, हाइड्रोजन, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नेम देखते हैं, यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी देखते हैं सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। तो नेम ऑफ द एटम, हमें नेम लिखने होते हैं सबसे पहले एटम का, अपने नेम लिखने होते हैं अपने एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना पड़ते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। देखो, रिएक्टेंट तो ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो Fe का यहाँ पर एटम बताओ 1, हाइड्रोजन का 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का दैट इज 1। अब प्रोडक्ट साइड में आप बताओ एटम्स, प्रोडक्ट साइड में बताओ एटम, सोचो। Fe का कितना है, 3 है, ऑक्सीजन का 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है। तो ये क्या आपको दिख रहे हैं बैलेंस्ड? ये क्या, जब देखो, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आपको ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम दिख जाए, तभी ये बैलेंस्ड होगा केमिकल इक्वेशन, तभी आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। नहीं तो आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड अभी जो है ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम्स जो है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल ही नहीं है। तो हाउ कैन यू से दैट कि दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बच्चों, समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन होगा, आई नो दैट, बट जब क्वेश्चन करोगे तो सारे कन्फ्यूजन दूर जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 है कि हमें सबसे पहले उस एटम को पकड़ना होता है जिसका मैक्सिमम, देखो, हमें उस एलिमेंट को पकड़ना होता है जिसका एटम जो है मैक्सिमम है नंबर में। इन द सेंस आपको क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को देखने होंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को पकड़ने होंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा सबसे पहले। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा उसी को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे दोनों साइड में, ऑन ईदर साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन में। इन दिस इक्वेशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं इक्वेशन, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का सबसे ज़्यादा, जो कि RHS में सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन द सेंस कि हमें हाइड्रोजन में भी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर करना पड़ेगा, यानी कि आपके हाइड्रोजन बिकम्स 8 और ऑक्सीजन बिकम्स 4। ठीक है, हाइड्रोजन अब 8 और ऑक्सीजन आपके 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम तो एक स्टेप तो कर लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Fe को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हमारा Fe3O4 H2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो, अब नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया।
अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर ये तो अब देखो ये बैलेंस ही नहीं है, तो हम अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, विच इज मोर देन इन नंबर RHS। टू बैलेंस LHS में जो है, टू बैलेंस वन नीड टू मल्टीप्लाई द हाइड्रोजन ऑन द RHS। हमें सबसे पहले RHS में कितने हैं, RHS में यहाँ पर हमें 8 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, अब आपके आयरन सिर्फ और सिर्फ आयरन बच जाएंगे, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट, यहाँ पर हमने 4 H2O लिख दिया और यहाँ पर 4 H2 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक ही बचा है, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, तो अब हमारे पास आयरन का एक जो आइटम है वो रिएक्टेंट में है और 3 आइटम आपके प्रोडक्ट में है, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो Fe तो अकेले ही है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट, चलिए। तो यहाँ पर देखो, आफ्टर दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड। जैसे मैंने बताया कि आपने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया, दोनों साइड में बराबर है आपके, ठीक है। अब हमारे पास बच गया है आयरन, तो आयरन जो है अब LHS में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि RHS में आयरन जो है यहाँ पर 3 एटम्स है आयरन के, ठीक है। आयरन के यहाँ पे 3 एटम्स है, सो दैट्स व्हाई वी विल मेक इट 3 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और अब हमारा पूरा बैलेंस हो गया। केमिकल इक्वेशन देख लो, नाउ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके दोनों साइड में बराबर है, सो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है हमारा बैलेंस्ड हो चुका है, यानी कि आपका 3Fe 4H2O 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। यू डोंट हैव टू मेक एनी टेबल, यू डोंट हैव टू राइट दीज स्टेप्स, ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट दीज स्टेप्स, बट मैंने ये समझाने के लिए लिखा है और ये आपके नोट्स लिखा है, नोट्स देने के लिए लिखा है कि आपको ये, यदि आपके पास ये मटेरियल रहेगा तो आपको यदि पढ़ के यदि समझ नहीं आया आपको किस तरीके से करना, तो आप पढ़ के समझ सकते हैं ईजिली, क्योंकि आपके ये NCERT में गिवन है इसी तरीके से, ठीक। NCERT में शायद दूसरा इक्वेशन लेके किया है, यहाँ पर मैंने दूसरा इक्वेशन शायद लेके किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो, अब हमने फिर से एक टेबल बना दिया कि यहाँ पे 384 यानी कि आपका एटम्स जो है दोनों रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सभी एलिमेंट्स का बराबर है, तो हम कह सकते हैं अब हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। अंडरस्टूड, यही तक आज के लिए इतना ही बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे जितना भी मैंने बताया कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे देखो कि मैग्नीशियम रिबन से हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, देन वी विल डिस्कस विथ यू कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं विथ एग्जाम्पल, एंड होप करता हूँ कि आपको ये Mg वाला जो रिएक्शन है, ये आपको इक्वेशन है, आपको याद हो गया होगा। अब फिर मैंने डिस्कस किया कि रिएक्टेंट होते हैं क्या है एक्चुअली में, प्रोडक्ट क्या होते हैं उसके एग्जांपल भी दिया, केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके भी एग्जांपल दिया कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। सो फिर हमने किया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कि हम क्यों करते हैं फिर हमने किया क्यों किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम इसीलिए, क्योंकि मास जो है नहीं क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसका मतलब जो मास होगा बिल्कुल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में बराबर करते हैं सभी एलिमेंट्स के, इसीलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, हमें बैलेंस करना जरूरी है। फिर हमने पढ़ा कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जिसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बारे में पढ़ा, फिर हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो देखा, ठीक है। और ये आपको नोट्स मिल जाएंगे आपके सेकंड वीडियो में, पूरा नोट्स मिल जाएगा एक साथ पूरे चैप्टर का। मैं अलग अलग PDF नहीं बनाऊंगा, एक साथ आपको सारा नोट्स दे दूंगा आपको पार्ट 2 में, ठीक है। और तब तक के लिए आप उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। यदि आपको कोई भी क्वायरी हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दैट इज शंकर मिश्रा 9897। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन बना रहे मेरा। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।